जब महाविनाशकारी तूफान आया, मेरे सख्त माता पिता ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया ताकि मैं सोच विचार कर सकूं। फिर 2 महीने तक भीषण बारिश हुई जो पूरे शहर को बाढ़ में डुबो दिया। मैं तहखाने में डूब गया, लेकिन मेरे माता पिता, छोटे भाई और उस कुत्ते को लेकर बच निकले और पुराने घर की तरफ चले गए बचने के लिए। जब मैं फिर से अपनी आंखें खोल पाया तो मैं हमारी नई बड़ी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, हाथों में सामान लिए। लगता है किस्मत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे वास्तव में दुनिया खत्म होने से पहले वापस भेज दिया। पापा, मम्मी और मेरा भाई तो मेरे कुत्ते से भी ज्यादा गंदे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई यहां रहे। उफ है जान, फिक्र मत कर। किसने कहा उसे यहां ठहरने देना? यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है, वापस चल। 30वीं मंजिल पर रहना मतलब साफ हवा और सेहत के लिए बढ़िया। मम्मी पापा जैसे किसी पिछले जन्म में मुझे पुराने घर जल्दी वापस लौटने के लिए कहना चाहते थे। उस पिछले जन्म में मैं टूट गया था, डॉक्टर को माफी चाहिए थी और वो चाहता था मैं रहूं। लेकिन अंत में मम्मी पापा ने मुझे विला के बेसमेंट में बंद कर दिया सोच विचार के लिए, और मैं बड़ी दयनीय हालत में मर गया। मेरी आत्मा वापस पुराने घर चली गई और मुझे पता चला कि मम्मी पापा ने मेरा छोटा भाई लेकर संकट से बचने के लिए पुराने घर भाग गए थे। मम्मी पापा कितने जबरदस्त हैं। अब से उस परेशान करने वाले बड़े भाई के बिना तुम सब सिर्फ प्यार करोगे। मैं अब अकेला हूं, पर चिंता मत करना आयंग, चाहे वो यहां हो या ना हो, हम बस तुम्हें ही प्यार करते हैं। ठीक है, मैं भी तुरंत वहीं वापस चला जाता हूं। मैं अपने मम्मी पापा, भाई और कुत्ते को नई विला में खुशियां बनने की दुआ करता हूं। मेरे मम्मी पापा और भाई बिना कोई बात बोले मुंह मोड़ के चले गए। मुझे रोकने की जरूरत नहीं समझी। क्या बदकिस्मती है, इतनी धीरे धीरे चल रहे हो कि हम सबसे तेज धूप में जल रहे हैं। पुराने घर की चाबी मैंने अपनी जेब में कसकर दबा ली। लोग इतने जल्दी में थे, सब सिर्फ मेरे छोटे भाई और कुत्ते को लेने में लगे थे, और चाबी बस मेरे पास थी। आज रात एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो पूरे विला को तहस नहस कर सकता है। मेरा 30 मंजिला पुराना घर अभी सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए मुझे खूब सारे सामान जमा करने होंगे। पिछली बार जब मैं बेसमेंट में फंसा था तो भूख से नाखून कटा लिए थे और गंदा पानी पी लिया था। ऐसी मजबूरी दोबारा नहीं होने दूंगा। सोचा चलो कुछ प्लान बनाते हैं, और मैंने तुरंत पास के सुपरमार्केट में घुसने की ठानी। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 300 रुपए जो मैंने पर्सनल खर्च के लिए धीरे धीरे बचाए थे। वो तो बस कुछ इंस्टेंट नूडल्स लेने के लिए हैं। अगर ये बारिश 2 महीनों तक रही तो मैं मुश्किल से जिंदा रह पाऊंगा। और जैसे ही मैं ये सब सोच रहा था, मम्मी ने फोन किया। चेंग फेंग के छोटे भाई ने कहा कि लिविंग रूम बहुत गर्म हो रहा है। अगर तुम्हारा भाई एसी खरीदते ही आधे घंटे में मजा नहीं ले रहा तो मैं तुझे सच में मार डालूंगा। मैसेज चेक किया, पैसे पहले ही आ चुके हैं। ठीक है मम्मी, मैं अपने छोटे भाई के लिए एयर कंडीशनर तुरंत लेकर आता हूँ। पैसे मिलने के बाद मैंने देर नहीं की और सीधे सुपरमार्केट के काउंटर पर गया। अपनी शॉपिंग कार्ट पर पूरे 300 युआन लोड करवा दिए। पहले मैंने 3 तरबूज काटने की चाकू और एक सुरक्षा के लिए एंटी असॉल्ट स्प्रे साथ में स्टन बटन लिया, क्योंकि अभी तूफानी मौसम है और पानी बिजली की कटौती हो सकती है। इसलिए मैंने ऐसी चीजें ली जो लंबे समय तक रखी जा सकें और तुरंत खाई जा सकें। इसलिए मैंने 6 बॉक्स कंप्रेस्ड इमरजेंसी राशन, 8 पैक बीफ जर्की और 100 सेल्फ हीटिंग मील्स लिए। साथ ही कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स भी लिए। चिकन लेग्स, बतख के सिर, सूखा मछली वगैरह और शकरकंद, मकई, मूली और सेब भी खरीदे। बेसिक दवाइयां भी नहीं भूला। तैयारी जरूरी है। पूरा दिन मेरी सब सामान पुरानी हवेली में ले जाकर लगाया। सब सेट होते ही बाहर बिजली कड़काई, आकाश में चमकते हुए। भारी बारिश को देखते हुए मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई, जब मैं तहखाने में डूब गया था। मैं इतनी जोर से लोहे की चक्की को खरोचा कि मेरे नाखून खून से भर गए हैं, का पानी मेरे जांघों तक आ गया था। मम्मी पापा, पानी बढ़ रहा है, कृपया मुझे बाहर निकलने दो। चुप करो, अपने छोटे भाई को डराओ मत, ये हमारी बिल्कुल नई बड़ी विला है। तेरे जैसे लफंगे के तो बाथरूम में रहने लायक भी नहीं है। इतनी बारिश में तो बाढ़ तो लगती रहती है ना, बस भीगते रहो, ठीक है? विशेषज्ञों ने ही कहा है। लगता है ये बारिश 2 महीनों तक लगातार बरसने वाली है। काश तू बेकार नालायक इस बारिश में डूब जाए। सुबह के 3-4 बजे तक पूरा बेसमेंट पश्ती पानी में डूब गया था। मैं पूरी तरह भीग चुका था। बारिश का पानी मेरी छाती तक आ गया था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं बार बार लोहे के दरवाजे पर ठोकर मार रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी मुझे पापा की आवाज सुनाई दी। शाओफेंग, तुम्हारे पास पुराना घर का चाबी है क्या? जल्दी मुझे दो। डर के मारे मैं 2 बार नहीं सोचा, जेब में घुमा फिरा के पुरानी चाबी निकालकर उसे दे दी। पापा ने चाबी लेकर चिल्लाए, प्यारी संभाल कर रहना छोटा भाई, हम पहले चल रहे हैं। ये बारिश थोड़ी अजीब है, उम्मीद है 2 महीने न टिकी रहे। फिर वो मुड़े भी नहीं, सीधे चल दिए। मैं पानी में जम सा गया, रोते हुए चिल्लाया, पापा दरवाजा खोलो। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा हिला तक नहीं। पापा ने कोशिश भी नहीं की, बस मुझे नजरअंदाज कर दिया। लोहे की खिड़की भी जल्दी से पानी में डूब गई। मैं पानी में गिर पड़ा, सांस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी ऊपर उठता जा रहा था, सांस नहीं आ रही थी। डूबने का एहसास सबसे बुरा था। अब मैं वापस जिंदा आया हूं, खाने पीने की चीजें काफी हैं, कोई भी यहां तक कदम नहीं रख रहा। मैंने तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां सील और मजबूत कर दी। फिर भी मुझे लग रहा था कि यह पूरा सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने घर के हर बाल्टी को साफ पानी से भर दिया और दरवाजे को बाल्टियों से बंद कर दिया। खुशकिस्मती से हमारा घर सबसे ऊपर वाला मकान है। एक वक्त ऐसा भी था जब पानी का दबाव कम था, तो मेरे पापा ने 2 बड़े बड़े पानी के बाल्टी खरीदे थे। मैं उनमें नहाने के लिए भी आराम से भीग सकता था। उन 2 बड़े बाल्टियों और 3 छोटे बाल्टियों के साथ मैंने कुल 5 बाल्टियां दरवाजे के सामने लगा दी। हम
कोई ताला तोड़ भी दे, दरवाजा धकेल कर तो खोल ही नहीं पाएगा। सब कुछ खत्म करके मैं आखिरकार थोड़ा आराम महसूस करने लगा। तभी मेरी मम्मी ने फोन किया। मैं आलस से आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। वो तुरंत चिल्लाने लगी, कहाँ थी इतनी देर? मैंने कहा था कि तुमने एयर कंडीशनर नहीं लिया और अब उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारा भाई गर्मी से करीब मर ही रहा है। एसी अब कहाँ है? फिर से बारिश हो रही है, एसी कौन लेकर आएगा? माँ को भी लगे कि मैं धोखा दे गया क्योंकि मैंने एसी नहीं खरीदा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। मैंने जल्दी से बाहर देखा तो देखा कहर बरसाता बारिश जोरों से बरस रही थी। किस बात पर हंस रहे हो, पागल हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं एसी कहाँ है। तुम जितना ज्यादा चिढ़ोगे मैं उतना ही कम बोलूंगा। चौफेंग, अब काना हो क्या? मेरे पापा ने फोन छीन लिया और उनकी आवाज में गुस्सा और धमकी थी। पहले तो फोन पर उनकी आवाज सुनते ही मैं इतना डर जाता था कि कांपने लगता था, लेकिन अब पार्किंसन की दवा लेने के बाद मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मैंने शांति से कहा, अगर छोटा भाई गर्मी से मर रहा है तो एसी की क्या जरूरत? दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। पापा साफ तौर पर हैरान थे। फिर उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाया, चौफेंग क्या कहा तुमने? मैंने फोन जोर से रख दिया, खड़ा हुआ और नहाने चला गया। इस बार मैं पक्का करूंगा कि तुम तीनों 1 घंटे तक गर्म पानी के लिए मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगो। सच में, अगर मैं गुलाबी साबुन से 10 मिनट से ज्यादा नहाता तो मेरे माँ बाप मुझसे पानी बर्बाद करने के लिए चिल्लाते और कभी कभी गर्म पानी इस्तेमाल करने पर मनाही लगा देते। ताजगी महसूस करते हुए मैंने बाहर देखा। पूरी दुनिया बारिश से डूबने वाली लग रही थी। मैंने एक सेल्फ हीटिंग मील खोला, उसमें चिकन लेग और सूखी मांस डालकर खाने लगा। तभी मेरा फोन फिर बजा। यह परिवार ग्रुप चैट से था। छोटा भाई मैसेज कर रहा था, बारिश इतनी जोरदार हो रही है माँ बाप, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? अरे बहादुर, डरो मत, हम अभी आ रहे हैं। मम्मी पापा तुम्हारे कॉल करते ही आ जाएंगे और हम तुम्हारा साथ देंगे। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने अपने मोमेंट्स पर तस्वीर डाली। तीनों की सेल्फी थी जिसमें वे सब कमरे में कुत्ते को पकड़कर थे। वे अभी अभी विला में शिफ्ट हुए थे और तभी जोर से बारिश होने लगी। किस्मत खराब हुई, लेकिन कम से कम मम्मी पापा तो वही हैं, इसलिए वह खुश है। पर उसने सिर्फ मोमेंट्स पर पोस्ट नहीं किया, वह जानबूझकर मेरे भाई को ग्रुप चैट में टैग भी किया, पूछते हुए, भाई तुम कहां होडर गए हो या नहीं? सुना है तुम चाहते हो मैं पसीने की धार बहाऊं ताकि मुझे एयर कंडीशनर खरीदने की जरूरत ही न पड़े। मुझे इतना नफरत करते हो क्या? थोड़ी देर में जब मैं अपना जलवा दिखा लूंगा तो कचरा साफ कर दूंगा, पैक करके छोटे भाई के पुराने खांचे में फेंक दूंगा। मैंने कमरे में एक फोटो ली और ग्रुप में भेजी, ये दिखाने के लिए कि कचरा मेरे भाई के कमरे में फेंका गया था और वो उस वक्त ही पूरी तरह टूट गया। मेरे कमरे में कचरा मत फेंको। शिया यूं संभाल नहीं पाता, फिलहाल अपने कमरे में डाल दो ताकि यहां गंदगी न हो जाए। बाहर इतनी बदबू आई थी कि भाई ने तुरंत वीडियो कॉल किया, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया। तुम पागल हो क्या? अभी अपने भाई का कमरा साफ करो वरना सच में पीट डालूंगा। हाँ, मैंने बस एक इमोजी भेजा और फिर फोन बंद करके एक तरफ फेंक दिया। पूरी रात गरज चमक सुनता रहा और ऐसे अच्छी नींद आई जैसे कभी नहीं आई। जब उठा तो आसमान अभी भी भारी था और बारिश जोरों से बरस रही थी। फोन चालू किया तो माता पिता के दर्जनों मिस्ड कॉल्स थे, ठीक पिछली बार की तरह। शायद उन्होंने आधी रात को कुछ गड़बड़ समझकर जल्दी से पुराने घर लौटे होंगे। वो सारे कॉल्स शायद दरवाजा खोलने के लिए थे। मैं ठंडी हंसी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा और उनकी आवाज सुनाई दी, चांगफेंग घर पर नहीं है, संभल के रहना। शायद उसे डर गया कि हम उसे ढूंढने आ जाएंगे और हिसाब बराबर कर देंगे। भाई, मेरी गला पूरी खरासा और खराब हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत थका हूं और भूखा भी। जल्दी दरवाजा खोलो ना। हम में से किसी के पास चाबी नहीं है। जोर की बारिश हो रही है और हम तालेदार के नेक बच्चे को भी नहीं ढूंढ पा रहे। चिंता मत करो, पापा आ गए हैं। छोटा भाई रो रहा है और मुझ पे चिल्ला रहा है। वो बेवकूफ फेंग को दोष दे रहा है। अगर वो चाबी विला में नहीं छोड़ेगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, असली में अच्छी तरह तोड़ूंगा। उसी वक्त अचानक जोरदार बारिश थोड़ी कम हो गई और आसमान थोड़ा साफ हो गया। पापा बड़े खुश थे, सोच रहे थे कि अब बारिश खत्म हो रही है, इसलिए हम लोग वापस विला की तरफ चल दिए। मैं सोच रहा था इतने लंबे वक्त तक बारिश चलना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मर्जी पूरी करनी है या कुछ तोड़ना है मेरा। जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो वो ये कि तुमने अपनी एकमात्र बचने वाली उम्मीद ही छोड़ दी। अगर हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते तो बाढ़ से बच सकते थे और वहां ज्यादा लोग थे तो खाना भी मिल जाता, लेकिन तुम लोग विला वापस जाना जरूरी समझ बैठे और जैसे ही घर पहुंचे फिर से बारिश शुरू हो गई। लोकल अधिकारी ने चेतावनी जारी की, जियांग नदी तेजी से बढ़ रही है और लगभग अपने किनारों से बाहर निकलने वाली है। नदी हमारे मोहल्ले से करीब 1 किलोमीटर दूर है। साथ ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने बताया कि बिजली चली गई है क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग की बिजली लाइनें कट गई हैं और कुछ जगहों पर बिजली रिसाव हो रहा है। सबको पानी में चलने से मना किया गया है क्योंकि बिजली का खतरा है। ऐसे में कौन हिम्मत करेगा पानी में जाए? जैसा सोचा था, पापा ने ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा, डार्लिंग, हमारे बेटे को तीसरे फ्लोर पर ले जाकर रखो और कोशिश करना कि पहली मंजिल का पानी मत छुओ, पता नहीं बिजली कहां से बह रही है। अरे यार, ये कितना बोरिंग है। ये बारिश कब रुकेगी? बस यही जानना चाहता हूं। मैं अब अपने बेटे के लिए नूडल्स भी नहीं बना पाती। और फिर वो तीनों फिर से मेरे पीछे चर्चा करने लगे। मैं चुप रहकर खाना बनाने लग गया। खाना पीना पूरा करने के बाद मैं बालकनी पर लेट गया और एक सेब का कांटा लिया। तभी बाओ जुए जी पूरी तरह घबरा गई। मोहल्ले के चारों तरफ की सड़कें पूरी तरह पानी से भर गई थी। चौक में जिस जिराफ की मूर्ति थी उसका गला आधा पानी में डूबा था, यानी यहां बरसात का पानी कम से कम आधा मीटर गहरा था।
5वें दिन तक जिराफ के पैरों तक पानी पहुंच गया। 7वें दिन तक उसके पांव भी पानी में डूब गए। उसी दिन जियांजियांग नदी की तरफ से एक बाढ़ आई और पूरा मोहल्ला दंग रह गया। बहुत लोग चीख रहे थे कि जियांजियांग नदी ने अपना तट तोड़ दिया है। पानी हर तरफ फैल गया था और लोग ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। सब कुछ बेकाबू होता जा रहा था। मैं जल्दी से सिक्योरिटी दरवाजा देखने गया, वहां सब ठीक था। थोड़ा चैन पाकर मैं फिर सोफे पर लेट गया। मेरा फोन अभी भी नेटवर्क पकड़ रहा था। कई दिन की खामोशी के बाद परिवार के ग्रुप चैट में आखिरकार कुछ खबर आई। मैंने अपनी पावर बैंक निकाली और फोन चार्ज किया, फिर मैसेज किया, आप सबकी क्या हालत है? मैं दूसरी मंजिल की बालकनी पर फंस गया हूं और वहां लिविंग रूम में बिजली लीकेज हो रही लगती है। मैं डरा हूं। अभी हम अटारी में छुपे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि मैं कुछ नूडल्स लेकर आई हूं। तुम खाना खाए बिना ही बहुत भूखे तो नहीं हो? जो भी हो, मुझे अभी अभी कुछ सड़े हुए केले मिले। बस इसी तैरते हुए चीज पर भरोसा करना है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है और अब बर्दाश्त नहीं होता। कृपया जल्दी से कुछ ढूंढ लाओ, रो मत। अभी अभी उस विला में किसी को देखा है, बाद में पूछूंगा। अगर कुछ खाने को चाहिए तो बस बोल दो, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी क्या? मुंह खोलो, बस वही है, देखो तो सही। गरम गरम और बढ़िया बना है। रसदार हॉटपॉट चिकन विंग्स जो कमाल के लगते हैं, मीठे और कुरकुरे लाल होता। चेंगफेंग, अबे हरामी, जहां भी खाना मिले सीधा मुझे ले आना। चेंगफेंग, तू अभी भी पुरानी जगह है क्या? पिछली बार छत पर दरवाजा क्यों नहीं खोला था? खुद को मारवा रही हो क्या? अरे दोस्तों, चलो थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाते हैं। हॉटपॉट वाले पोस्ट को लाइक करना मत भूलना। मुझे अपनी अंदाज में दिखते देख मेरी छोटी भाई और मम्मी और भी झल्ला जाते हैं। यूनिंग पर 6 सेकंड की काउंटडाउन बार बार चल रही है, लेकिन मैं ही ऐसा हूं जो उसे इग्नोर कर रहा हूं। फिर पापा ने मैसेज किया, चेंगफेंग, सब जगह पानी भर गया है, जियांजियांग नदी भी, संभल के रहना, बाहर मत जाना, समझा? और तुम तो कंपनी के अधिकारी हो। पापा की ये चालाकियां हमेशा तगड़ी होती हैं। मुझे आज भी याद, जब 2 महीने हॉस्पिटल में थे, मैं दिन रात उनका ख्याल रखता रहा। इतना थक गया था कि उल्टी आने लगी थी। मम्मी ने तो मुझे बेवकूफ कहकर डांट भी दिया, जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं तब भाग जाना चाहता था, पर तभी पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, चेंगफेंग, देखभाल करने के लिए धन्यवाद, पापा सच में कदर करते हैं। मैं रो पड़ा। पहली बार लगा कोई मेरे जज्बात समझ रहा है। सारी गुस्सा दूर हो गया। फिर कभी नहीं भागा और मेहनती गुलाम बना रहा। अब पीछे मुड़ के देखूं तो पापा बापू थे। उन्होंने बिना मैं जाने मेरा गुस्सा खत्म कर दिया। उनकी प्यारी बातों को सोच के सिरन हो जाती है। सच कहूं तो मैं पहले कभी इतना घिनौना महसूस नहीं किया। जाहिर है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये तुम लोग हो जो मुझे वापस पुराने जगह ले आए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। बस निकल जाओ, अच्छा रहेगा। पापा सच में बहुत फिक्र कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ न हो जाए। वैसे हमारे विला कॉलोनी के कुछ मकान वाले खुद ही कुछ करने की सोच रहे हैं। किसी के पास नाव है, मैंने देखा। तुम पुराने घर में अकेले रह रही हो और हम अभी भी चिंता में हैं। मौका मिलेगा तो हम नाव लेकर पुराने घर जाएंगे तुम्हें खोजने। दरवाजा खोलना होगा, ठीक है? समझे? जैसे ही मैं उस फरेबी को उसकी सच्चाई बताने वाला था, वो अपना असली रंग दिखा गया। लेकिन अचंभे की बात यह हुई कि मेरी मम्मी का भी मूड अचानक बदल गया और वो बड़े प्यार से मेरी परवाह करने लगी। चेंगफेंग, ये पागल भारी बारिश बहुत खतरनाक है। पूरा परिवार एक साथ रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज किसी भी परेशानी में मत पड़ना। यहां तक कि मेरा छोटा भाई भी हंसता हुआ चेहरा भेजा, भैया हमारा इंतजार करो, पूरा परिवार साथ होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, किसने कहा तुम परिवार हो? मैंने उपेक्षा भरे हाव भाव में ठंडी मुस्कान दी और उंगलियां तरकाने लगा। अगर सच में उन्होंने पितिंग खोज लिया है तो वापस पाना आसान होगा। पानी से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं, असली मुश्किल तो खाना है। और मुर्गियां मेरे दिमाग के साथ खेल रही हैं। थोड़ी देर में ये एल्फ की लहरें कुछ और भी बुरा कर देंगी। अगर वे वापस आकर ये दिखावा करेंगे कि मेरे पास खाना है, तो ये शायद मुझे खतरे में डाल देगा। लेकिन जब तक मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं सुरक्षित हूं, खतरा उन पर ही है। वैसे भी इसे रोकना मुमकिन नहीं, तो मैं उन्हें जोर से जवाब दूंगा, आप लोगों का स्वागत है, जल्दी लौटना। मैं बड़े वादे कर रहा हूं, अपने बेटे से प्यार करना, हमारा इंतजार करना। बेशक मैं तुम्हें परेशान होते भी देखूंगा। योजना बनते ही इंटरनेट पूरी तरह से कट गया। पानी, बिजली और नेटवर्क भी खो गया। पूरा शहर साफ ही बिखर रहा था। बारिश थमने में अभी 1 महीने से ज्यादा बचा है। कोई बचाव दल अंदर नहीं पहुंच सकता। इस गहरे तेज बहाव वाले पानी में चलना भी मुश्किल है, सप्लाई पहुंचाना तो और भी मुश्किल। अगर मैंने किसी को बताया तो शायद वो यकीन भी नहीं करेंगे। सच में परेशानी अभी शुरू हुई है। मैं वापस अंदर गया। बिजली की चमक में अपने सामान की गिनती करता रहा। ढेर सारे इंस्टेंट खाना, बोतल भर पानी, मीठे आलू और मूली सारे फर्श पर बिखरे हुए थे। साथ में ढेर सारी नाश्ते की चीजें भी थीं। अकेले खुद को आधा साल तक चलाने के लिए बिल्कुल काफी। मैंने कोक की बोतल खोली और फ्रिज की वो चटकती हुई झनकार जीभ पर एक अजीब सी सुकून की फीलिंग दे गई। लेकिन मैं सावधान था। फौरन बालकनी की तरफ गया पड़ोसियों को देखने के लिए। अगर मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई अभी तक वापस नहीं आए थे तो मैं उन्हें अगली बालकनी में ठिकाना देगा। अगला फ्लैट तो खाली पड़ा है, कभी बेचा ही नहीं गया। उसमें सिक्योरिटी डोर तक नहीं है। उनकी बालकनी हमारी बालकनी से काफी नजदीक थी, पर बीच में एक मोटी मजबूत दीवार और कसी पकड़ी ग्रिल लगी हुई थी, जो असल में किसी के लिए ऊपर चढ़ना नामुमकिन बनाती थी। लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो मैं छड़ी की मदद से सामान पास कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में उनकी जगह बदल दूंगा, जिससे पूरा मकान मुझसे जलने लगेगा। उनका तो कोई काम नहीं बन पाएगा। मैंने ठोड़ी को छुआ और ठंडी सी हंसी अपने होठों पे फैल गई।
3 दिन बाद ठीक दोपहर के आसपास भयंकर तूफान फिर से अजीब तरह से रुक गया। अब बस हल्की फुहार बची थी। ये नकली सुकून लोगों को झूठी उम्मीद देता था। बहुत से भूखे चक्कर खा रहे मकान वाले खिड़कियों और सीढ़ियों के पास इकट्ठा हो गए थे। बड़ी बड़ी आंखें खोल के बाहर देख रहे थे और बेसब्री से उस बचाव का इंतजार कर रहे थे जो आने वाला ही नहीं था। कोई आया है, कोई आया है, ये कोई किलर नहीं है, ऐसा करो मत, थोड़ा पीछे हटो। मैं तो बस हाथ बांध के खड़ा हूं, देख रहा हूं। देखो, ये मेरी प्यारी फैमिली तो है ना, वो भी कमाल के हैं। 3 दिन लगे उन्हें स्किन टॉप खोलने में। भले ही ये लोग थोड़ा बिखरे खिरे दिखते हों, पर अंदर से पूरी खुशियां झलक रही हैं। वो खुशी कितनी दूर से भी महसूस की जा सकती है। खासकर छोटा भाई वेकबोर्डिंग करते हुए रो रहा है, मुंह में अभी भी डॉग लेग चबा रहा है। उन्होंने स्किन टॉप को सीढ़ियों की रेलिंग से बांध दिया, जो पहले ही 10वीं मंजिल तक पानी में डूबी हुई है। जब वे अपार्टमेंट बिल्डिंग में चढ़े तो थोड़ी अफरा तफरी मच गई। अरे तुम लोग कहां से आ गए? कोई खाना लाए हो? नाव में कुछ है क्या? मेरे साथ भी कुछ शेयर करो। चलो जल्दी, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, खून की खुशबू सूंघने की कोशिश कर रहे थे। मेरे माँ बाप के पास कोई खाना नहीं था और उनकी इकलौती चीज वही पुरानी फुल सकने वाली नाव थी। मुसीबत से बचने के लिए पापा ने ऊपर की तरफ इशारा किया और सबको हटा दिया। रास्ता छोड़ो, मेरा बेटा ऊपर है। 10वीं मंजिल वाला लड़का यहाँ का सबसे अमीर है, उसके पास खाने पीने का पूरा सामान पड़ा है। हम उसके पास खाने लेने जा रहे हैं और अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं हंगामा कर दूंगा। वो चिल्लाने से मुझे तुरंत सारी बेवजह की परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। कुछ जिज्ञासु पड़ोसी तुरंत होश संभाल गए जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी। सब उनके पीछे पीछे 30वें फ्लोर की तरफ बढ़ चले। थोड़ी देर में दरवाजा जोर से खुल गया। मेरे पापा ने पूरी ताकत से दरवाजे को ठोक दिया। डैड फेंग आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। वह धीरे धीरे सांस लेते हुए दिख रहे थे। भूख से तबीयत खराब होने वाली थी। इस बार घर पर नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। आज तुम्हारे साथ मजा होगा। मैं जल्दी से दौड़ा, दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आंसू रोकते हुए उसे घुमाया। माँ पापा, ताला टूटा हुआ है। मैंने कई बार कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या मतलब नहीं खुल रहा? तुम्हें यकीन है? फेंग, कोशिश करते रहो। शायद नमी की वजह से जंग लग गया है। बस और मेहनत करो। मेरा पापा गुस्सा दबा रहा था और मेरी माँ मुझे प्रोत्साहित करती रही। चेंग फेंग, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारे छोटे भाई को बुखार है। मुझे याद है घर पर कुछ बुखार की दवा है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। मैं सच में बहुत चिंता में हूँ। इस बेकार ताले में क्या दिक्कत है? मैं हाथों से दरवाजे के पैनल को बेधड़क खुजाते हुए नाटक करता हूँ कि जैसे मैं ताले को खोलने में संघर्ष कर रहा हूँ। क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? तुम बस नहीं चाहते कि हम अंदर जाएं? छोटे भाई, अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। बेकार की चीज, तुम किस काम के हो? ऐसा कहकर उसने जोर से दरवाजा मार दिया, लेकिन मजबूत दरवाजा हिला भी नहीं, बल्कि वो अपना कंधा चोटिल कर बैठा। लेकिन जब वे भी दरवाजा खोल नहीं पाई तो उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, चेंग फेंग, फिर से कोशिश करो, मेरे लिए खोलो। खुल ही नहीं रहा। इस बीच बाहर कई पड़ोसी जमा हो गए थे, तो मैं आगे बढ़ा और उन्हें अंदर बुलाया। चाचाओं चाचियों, मेरे पास घर में खाना है, और मिलकर इस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक बात जैसे शांति से भरे तालाब में बम गिरने की तरह थी। जो लोग सिर्फ देख रहे थे वो अचानक उत्साहित हो गए। खाना है, किसी ने कहा। ये तुम्हारा आइडिया था छोटू लीन? सब लोग चलो, इतना खाना खाते खाते वे दरवाजा तोड़ ही सकते थे। तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। यह दरवाजा पूरी तरह से फंसा हुआ है, एकदम धक्का भी नहीं लग रहा। अंदर से कुछ तो अटका हुआ है क्या यार? ठंडी हवा और दर्द ने तुरंत ही जुनून का आधा हिस्सा खत्म कर दिया और ये देखकर मैं घबराया और फिर से नाटक में रोना शुरू कर दिया। मैं क्या करूं? दरवाजा तो पूरी तरह से फंसा हुआ है। बेकार और तुम्हारा कोई काम का नहीं हूं। मुझे भूख लगी है यार। तुम बिल्कुल थक गए हो और बुखार भी हो रहा है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। सच में तुम बड़ी बेवकूफ हो। मेरे पापा ने अपना बेचारा बेटा ऐसे दुखी देखते ही दिल भर आया। दरवाजे से जोर से बोले, कुरूपपति, तुम्हें 1 मिनट और देता हूं। अगर दरवाजा नहीं खोला तो तेरी खैर नहीं। तुम तो बड़ा मजाक हो। हमेशा सोचते हो कि तुम लोगों को हुकूमत कर सकते हो और हकीकत की परवाह नहीं करते। अब ये लोहे की बाधा के बीच भी ये सब बस हंसी का ठिठोली है। सच कहूं तो मैं दरवाजा खोल ही नहीं पा रहा। पहले तो इसे घुमाया कर पाता था। अभी अभी जब सबने उस चीज को टकराया तो वो पूरी तरह फंस गया और उल्टा पुल्टा हो गया। एकदम घूम ही नहीं पा रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से जो मस्ती कर रहे हो। वैसे बाहर अभी भी 2 पड़ोसी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, मत मारो उसे, मत मारो। जितना ज्यादा मारोगे बाद में उतना ही मुश्किल से खुलेगा। किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ये अजीब जगह बहुत खिसिया हुई है। पापा की कुछ हड्डियां टूट गई हैं। आस पड़ोस वाले सब शोर मचा रहे हैं और बाहर निकलती फूल खिल रहे हैं। मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कुछ बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन अब ये बिल्कुल बेकार लग रहा है। यहां मेरी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी। खतरे की पहली लहर तो खत्म हो गई, लेकिन अभी नया खतरा सामने आ गया है। मेरे माँ बाप और भाई आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम अगली कमरा जा सकते हैं और बालकनी से बाहर निकल सकते हैं। अपार्टमेंट त्रिहादू के लिए खाना अभी तक नहीं बिका है और नहीं उठाया गया है। वो तो दरवाजा भी नहीं था, पर जब मुझे गलत समझा जाता था तो मुझे वहां छुपना पसंद था। मेरा छोटा भाई घर की बालकनी पर खड़ा होना बहुत चाहता था और चिल्लाता, आओ ना मेरे प्यारे नंबर। तीसरा मेरे की बालकनी पर रहता था, एक डंडी लेकर मुझ तक खाना लटकाता था। जब मैं उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाता तो वो अचानक डंडी वापस खींच लेता और कहता, पकड़ लिया बड़े भाई, बस मजाक कर रहा था।
बालकनी मेरा सपना है और उसका खेल का मैदान। वो हमारी दोनों बालकनियों को बहुत अच्छी तरह जानता है। दरवाजा नहीं खुल पाया तो उसने सीधा बालकनी का ही रास्ता सोचा। जब मेरे माता पिता ने यह सुना तो बहुत खुश हुए और तुरंत चेंगफेंग से कहा कि कुछ खाना ले जाकर बालकनी पर रखो ताकि कोई रास्ता ढूंढा जा सके उसे पास करने का। उन्होंने मेरा छोटा भाई पकड़कर पड़ोसी की बालकनी की ओर दौड़ लगाई। जल्दी ही कई पड़ोसी, सब ताकतवर लड़के, उनके पीछे पीछे आ गए। थोड़ी ही देर में पड़ोसी की बालकनी तंगी और भीड़ से भर गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग उस तरफ देख रहे थे। उनके पीछे और भी लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, जैसे गुट की बतखें गर्दन गरमाते हों। काफी चेहरे पहचानने वाले थे, जैसे कि 3003 नंबर कमरे के वांग शेंग और 209 एक नंबर कमरे के बूढ़े झाओ। उन्हें देखकर मेरे घबराहट में कुछ राव में था। सच कहूं तो सालों में मेरे भी कुछ अच्छे पल रहे हैं। जैसे जब मुझे कोई मार देता था, आंटी वांग डैड से माफी मांगती कि वो मना करें। बूढ़े झाओ के परिवार के पास तरबूज होते थे और कभी कभी वे हम देते थे। जब मैं घर अकेला होता था वो मुझसे कहते थे कि एक खोलो और थोड़ा चख लो ताकि मम्मी पापा के लौटने तक मैं भी मजा ले सकूं। ये छोटी छोटी बातें मुझे लंबे समय तक खुश रखती थी। शायद अगर मैं इन पड़ोसियों को इसमें शामिल कर पाता तो मैं अपने ही दिमाग में फंसा हुआ महसूस नहीं करता और असली खतरे से बच पाता। चौफेंग, क्या देख रहे हो? जल्दी करो और खाना पास करो। पापा सोच रहे थे मैं टाइम खराब कर रहा हूं। मेरी धीमी सोच को बेकार कह रहे थे। मम्मी ने अपने गले को दबाया, छोटे भाई का सिर सहलाया और कहा दवाई जल्दी आ जाएगी। तुम्हारे छोटे भाई को 2 दिन से तेज बुखार है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है लेकिन उसने बिल्कुल भी घबराया नहीं दिखता। किशेन मुझसे लड़ने में काफी ताकतवर है। उसने अभी अभी यहां मेरी तरफ की पावर लेवल की तरफ इशारा किया था। मैंने एक डब्बा ब्रेड और बोतलों वाला पानी लेने गया और जैसे ही कुछ लोग ये देखा उनकी आंखें ऑलमोस्ट हरी पड़ गईं। तू घबराया हुआ, मैं घबराया हुआ, फिर भी बिल्कुल पागलों की तरह लार टपकाते। वे तो भूखे मर ही रहे थे। मेरा छोटा भाई आखिरी कोशिश में चिल्लाया वाह और अपना हाथ बाहर निकाला। बारिश को उस पर गिरने दिया। मैंने इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट कपड़ों की रैक से बांधकर बाहर लटका दिया। फिर अपने भाई के हाथ को एक डंडे से जोर से मारा। उसका हाथ इतना पतला और नरम था कि मारा जाते ही सूज गया और वो बेहद दर्द में था। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? इतने में फोन क्यों कर रहे हो? उसे लाइन में खड़ा नहीं होना था क्या? मम्मी पापा तुम लोग देखो, सारे पड़ोसी देख रहे हैं। बस ये एक पैक इंस्टेंट नूडल्स और पानी की बोतल है, सबको खाना है तो ये क्यों सबसे पहले ले जाए? सुनो, हमारे पास जो सामान है वो जिंदगी बचाने के लिए है तो नियम मानने ही होंगे। बूढ़े, गर्भवती महिलाओं और बच्चों वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। जो लाइन में जाकर चुपके से सामान लेने की कोशिश करेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बातें सुनते ही मैं बदमाश बेटा से एकदम अच्छा नागरिक बन गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे शाओलिन ने कहा था। तुम लोग पूरा जगह क्यों ले लेते हो जबकि हम लाइन में खड़े हैं? सच कहूं तो इतने मौके पर कई लोग सच में भूखे हैं, लेकिन जो भूख दिल के अंदर की असली बात खोलकर दिखाती है वो अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई आगे आएगा और नियम बनाएगा सब अपने आप उसका पालन करने लगेंगे। मेरा मकसद साफ है, अपनी प्यारी फैमिली को पूरी तरह से अलग करना। शियाओफेंग, धन्यवाद। मेरी माँ, असल में मैं कई दिनों से कमजोर और भूखा हूं। क्या आप मुझे एक थैली रोटी दे सकते हैं? वांग शेन दूसरों की तरह पागल होकर उसे नहीं पकड़ रहा था। आगे बढ़ने की बजाय मैं कोने में खड़ा रहा, बिना कुछ बोले एक ताजा ब्रेड का पाउच बांधा और धीरे धीरे सबके लिए दे दिया। फिर वांग शेन ने कहा ये तेरी मम्मी के लिए है। सभी ने इसे छीनने की कोशिश नहीं की, सबकी बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित की। सबने हाथ बढ़ाने का मन रोक लिया और वांग शेन को दे दिया। मुझे राहत मिली कि सबने अभी भी अपना संयम बनाए रखा है। अचानक मेरी माँ आगे बढ़ी, ब्रेड को जोर से छाती से लगा लिया और बोली ये ब्रेड मेरी है, किसी को नहीं दूंगी, दूर हटो। उसने ब्रेड को बड़ी कसक के साथ बचाया और गुस्से भरी नजरों से सबको देखा। मेरा छोटा भाई भी चिल्लाया ये ब्रेड हमारी है, हटो। वो वही ब्रेड थी जो शाओ फेंग ने आंटी वांग को दी थी। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? चेंग फेंग गुस्से में बोला। ये छोटा लड़का अच्छे लोगों को गाली दे रहा है, लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये ब्रेड हमारी है, देखो कौन इसे छीनने की हिम्मत करता है। पापा जो बड़े और ताकतवर हैं अपनी हिम्मत पर भरोसा करते थे, लेकिन भूल गए कि अब चीजें वैसी नहीं हैं। कोई उन्हें आसानी से नहीं माफ करेगा। कुछ बड़े बलवान लोग गुस्से में चेहरों के साथ अपनी जगह बनाते हुए आए। तुम्हें किसके सामने ऐसे घमंड दिखाने की हिम्मत है? किसी ने कहा तुम्हें हमेशा लड़ाइयों में जाने के लिए जाना जाता है। कौन नहीं जानता ये बात? तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। अब कह रहे हो कि फेंग तुम्हारा बेटा है। अगर मेरा बेटा लड़ना चाहता है तो इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। मेरे पापा अभी भी झेल नहीं पाए और उनसे पूछ बैठे। चेंग फेंग के पास वहां एक पूरा बेग का डिब्बा है। क्या सच में एक रोटी को लेकर लड़ना ही है? अगर चेंग फेंग देना चाहे तो, अगर तुम्हें चाहिए तो उससे बस मांग लेना। मेरी माँ के पास एक टोटका है जिसका नाम है डिस्टिल्ड ईस्ट शैडो पिल। जब पड़ोसी मुझे देख रहे थे तो उसने जल्दी से मेरे पापा को पकड़ लिया, छोटे भाई को गले लगा लिया और चूहे की तरह बालकनी के एक कोने में घुस गई। उसने पैकेट फाड़ा और बिना देर के रोटी खाने लगी। सब मेरी तरफ आंखें गड़ाए हुए थे। मैंने इंस्टेंट खाना उठाया, अंदर लौट आया। मेरे माँ बाप इतने दबंग हैं। ठीक है, जो भी। झगड़ा टालने के लिए इस बार खाना मैं शेयर नहीं करने वाला। नहीं शियाओलिन, शियाओ फेंग मत जाओ, देखो ना। मैंने कहा था तुम लोग उसका साथ दो, पर वो बस जिद्दी बन रहा है। वो तो बस एक मूर्ख है, यही वजह है कि हमने उसे मारा। क्या मजाक कर रहे हो? मेरा भाई अंदर से पूरी तरह खराब है। उसे मत समझो बेवकूफ।
उन तीनों की वो घटिया एक्टिंग देखते ही मैं हंस पड़ा और फिर वो मुड़ा और बाहर वापस आया, हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर। पहले मजाक कर रहा था, पर देखो ये उसने 10 गर्मागर्म सेल्फ हीटिंग मील बॉक्स निकाले, साथ में एक बड़ा पैकेट वैक्यूम सील्ड 5 स्पाइस बीफ जर्की और एक पूरा बड़ा बर्तन ताजा साफ सुथरे कच्चे शकरकंद के निकाले जो सेल्फ हीटिंग चावल के लिए थे। उस वक्त पूरी बालकनी बस लोगों की थूक निकलने की आवाज से गूंज रही थी। लोंगफेंग, तेरे पास तो ये इतनी ज्यादा है। छाओफेंग, ये चीज किसी अनजाने को मत देना, ठे। मम्मी पापा इसे तेरे लिए सुरक्षित रखेंगे। मुझे चाहिए भाई, मुझे प्राकृतिक वाला और मांस वाली वाला दोनों दो, जल्दी करो। मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई को छोड़कर सब लोग ये खाना खा सकते हैं। ये कुछ और के लिए नहीं है, बस रोज मेरा ख्याल रखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। अंकल झाओ कि आप दादा दादी और बच्चों को 10 डिब्बाबंद भोजन बांटने में मदद कर सकते हैं। हर किसी को कुछ बीफ जैरकी और एक शकरकंद मिलेगा। धन्यवाद। शियाफेंग, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। जो भी मुझसे कुछ लेगा उसकी जान लेकर रहूंगा। मैंने सप्लाई लगातार भेजने के लिए सुखाने वाला रैक लगाना शुरू कर दिया है। शकरकंद हवा में ग्रेसफुल तीर की तरह उड़ रहे थे, पड़ोसियों के आभारी हाथों में पहुंच रहे थे। कुछ तो यहां तक कि आंसू बहा रहे थे। मेरे मम्मी पापा और भाई को देखकर ऐसे जैसे वे खून उल्टी करने वाले हों, और पूरी तरह से बेहाल। मैं सोच रहा था, इतना सारा खाना बंटना बिल्कुल सही था। मेरे पास खाना बांटने के 2 कारण थे। पहला, एहसान वापस चुकाना, क्योंकि कई पड़ोसियों ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और मुझे थोड़ा सा सुकून दिया। दूसरा, भगदड़ से बचना। आखिरकार अब मैं सबकी नजरों में हूं, सब जानते हैं कि हमारे पास खाना है, और अगर हालात बिगड़ गए तो बहुत लोग कंट्रोल खो सकते हैं और मैं निशाना बन जाऊंगा, भले ही वे मेरे घर में घुस ना पाए। जब सब कुछ 2 महीने में सामान्य होगा तो मैं फिर क्या करूंगा? इसलिए खुद को अलग थलग करके दूसरों को परेशान होते देखना कोई फायदा नहीं है, खासकर जब ये दुनिया खत्म भी नहीं हुई है। वैसे मैं खुश हुआ कि मेरा परिवार लड़खड़ाता रहा। थोड़ी देर के लिए सब खुश तो हंसी मजाक में थे, जैसे बाहर का तूफान खत्म हो गया हो। एक एक करके सब चले गए। आखिरी में चाची वांग गई, उन्होंने मुझे एक लॉलीपॉप दिया। माफ करना शाओफेंग, मैं इसे बचा के रख रही थी, लेकिन अब तुम्हें दे रही हूं। धन्यवाद, मैंने कहा, कैंडी खोलते हुए और मीठा स्वाद अपने मुंह में फैलते हुए महसूस किया। अब सिर्फ मम्मी पापा और भाई बाकी थे। जब सब उत्साहित थे तो डैड कुछ नहीं बोले, शायद डर गए थे बोलने से। लेकिन जैसे ही सब चले गए उन्होंने तुरंत मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम छोटी बेवकूफ, इतना सारा खाना बांट दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? अगर तुम सिर्फ मौका लेकर उन्हें महंगे दाम पर बेच भी दो तो भी ठीक है। लोग 100 रुपया देकर शकरकंद खरीदने के लिए लड़ेंगे। ओ बेकार आदमी, जल्दी करो और मुझे पॉइंट्स दे दो। दूसरों की क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। यार, अगर वो मेरा भाई है तो अभी अभी उसने मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश नहीं की थी क्या? मैंने पीठ फेर ली और बिना किसी फिर के घर के अंदर चल दिया। वो लोग पड़ोस में थे, जोर जोर से गालियां दे रहे थे, दीवार से टकरा रहे थे और सिक्योरिटी दरवाजा आराम से मार रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं बेसब्री से बालकनी पर निकलने के लिए तैयार था। बेटा, बाहर आजा, हम सब तुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। सच कहूं तो कल हम भूखे मरने वाले थे और दिमाग भी ठीक नहीं था। भाई माफ कर दे यार, पहले मैं तुझसे डर के कुछ बोल भी नहीं पाता था। कृपया, मैं तेरी दुआ मांगता हूं। मुझे दवा चाहिए, मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। ठीक उस टाइम आंटी वांग एकदम संभाले हुए आई थी, एक बहुत भारी प्रेग्नेंट औरत को। वो थी टीचर चिन, जो 8वीं फ्लोर की मेरी प्राथमिक स्कूल की चीनी टीचर थी। शाओफेंग, टीचर किन को तेज बुखार आ गया है। उनका पति टीवी स्टेशन पर फंसा हुआ है और वापस नहीं आ पा रहा। वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो कोई भी दवा नहीं ले सकती। मुझे सुना है तुम्हारे पास किसी बच्चे की बुखार की दवा या फिर कुछ नूरोफेन जैसा होगा। शाओफेंग, सच में माफ करना, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। उनके पेट में बच्चा है, उसका खतरा नहीं ले सकते। बिना कुछ बोले मैं मुड़कर वापस अंदर गया और एक पूरा बोतल इबुप्रोफेन लेकर आया। टीचर चिन ने कहा था कि मैंने बोतल को एक लाठी से बांधकर थमा दी। टीचर चिन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लगभग पकड़ ही रहे थे कि मेरा भाई, जो जमीन पर पड़ा था, अचानक कूद पड़ा, बोतल छीन ली और जोर से पकड़ लिया। डैड, क्या आप इंसान भी हो और आप में मदद नहीं करोगे? तुम अनजान लोगों के साथ ये चीजें क्यों कर रहे हो? अरे, तुम गर्भवती औरत की दवा क्यों छीन रहे हो? तुरंत वापस करो। वांग आंटी मेरे माँ बाप को पकड़ने लगी, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से उनका पेट जोर से ठोकर मारा और उन्हें घिरा दिया। मेरा बेटा की दवाई छीनने की हिम्मत कौन करता है? बिल्कुल नहीं है, वही मेरा है। संघर्ष करते हुए छोटा भाई गलती से टीचर किन से टकरा गया। रुक जाओ। टीचर किन ने अचानक गोली निकाली और गिर पड़े। वांग शुआन ने तुरंत चिल्लाया, किसी को बुलाओ, टीचर किन खून बहा रहे हैं, जल्दी करो। ये परिवार एक प्रेग्नेंट औरत को टक्कर मार के ऐसे जोर जोर से चिल्लाए कि पूरा मकान जाग गया। बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आ गए। जब वो लोग आए और ये नजारा देखा तो हर कोई हैरान रह गया। एक पड़ोसी, जो डॉक्टर लग रहा था, जल्दी से बाहर निकला और बोला, शायद ये प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जल्दी डिलीवरी हो रही है।
सब लोग मदद करो और आसपास जगह बना दो। आजा आगे। सब लोग घबराए हुए थे। इकट्ठा होकर एक मानव रुकावट बना ली थी। कुछ ताकतवर लड़के जिनकी आंखें लाल थी गुस्से में छोटे भाई को घूर रहे थे, जो अभी भी इब्रुफेन को कसकर थामे हुए था। और वहीं टीचर किन अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इबुप्रोफेन ले रहा हूं, जो भी मेरे पास आएगा काटूंगा। छोटा भाई, बस बोतल का ढक्कन खोल दे यार, कुछ कठोर लोग आए। और मैं बस अब और नहीं सह पाया। वो मेरे पापा पर टूट पड़े, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें रुकने नहीं दिया। कई मुक्कों और लट्ठों के बाद मेरे पापा जमीन पर गिर गए। आइबुप्रोफेन वापस ले जाया गया और डॉक्टर को दिया गया, लेकिन मेरा छोटा भाई सोचता था कि यह सुरक्षित नहीं है और तुरंत मम्मी की गोद में कूद गया। मम्मी, तुम ही तो हो जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, तो जाओ और मेरे लिए थोड़ा दवाई भी ले आओ। मेरे भाई की तीखी बातें सुनकर और उस पूरे बवाल को देखकर मैं बालकनी पर बेजान खड़ा था। एक भी बोतल नहीं टूटी। एक आखिरी झटका जो तेरे झूठे जज्बातों को पूरी तरह चीर के रख दिया, जैसे कोई नकली मास्क फाड़ दिया गया हो। आखिर में टीचर किन का बच्चा बच गया, हालांकि समय से पहले जन्मा था। बच्चा जिएगा या नहीं, ये तो किस्मत का फैसला था। उस रात मैंने टीचर किन को 10 डिब्बे सेल्फ हीटिंग राइस और कुछ सेब दिए। अपने परिवार की बात करें तो वे रिकॉर्डिंग खराब करने की वजह से पूरी तरह से अलग थलग थे। भूख और ठंड में वक्त घिसट रहा था। हालत बहुत खराब हो गई थी। पूरे महीने भर जोर की बारिश होती रही। पानी इन 5 मंजिल तक भर गया था। 1.5 महीने बाद एक सुबह मैं जैसा रोजाना निकला, हवा लाल शकरकंद जैसी थी, शायद कोई उपमा। तभी पड़ोसी की बालकनी से बहुत धीमी आवाज आई। मैंने सिर घुमाया और देखा वो मेरी मां चेंग फेंग थी। मैं ज्यादा परेशान नहीं हुआ था। वो आदमी मुझे मेरी पिछली जिंदगी में ही कब का बंद कर चुका था। एक बार वो नीचे पहुंच गया तो मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पास इतना खाना था और तुम हमें बचा सकते थे, लेकिन तुम बस खड़े रहे और हमारी तकलीफ देखते रहे। क्या तुम सच में इंसान हो? 3 साल पहले जब घर में आग लगी थी, पापा ने मेरा छोटा भाई उठाया था और तुम कुत्ते को लेकर भाग गए थे। उन्होंने मुझे कमरे में अकेला बंद कर दिया था। अगर पुराने झाओं ने दरवाजा नहीं तोड़ा होता तो अब तक मैं राख हो चुका होता। उस वक्त तुम में से किसी ने कभी सोचा कि क्या मैं इंसान ही हूं, या कभी यह सोचा कि मैं भी तुम्हारा बेटा हूं? मैंने तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें सबको अपनी आंखों के सामने मरते देखा। फिर भी इस जिंदगी में और पिछली जिंदगी में तुम सब बस यही चाहते रहे कि मैं मर जाऊं। बस करो, बस करो। उसी वक्त एक भूत सा साया कोने से बाहर निकला। मैं तुम्हें अब बता रहा हूं, सिर्फ मेरा भाई और मैं ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। वही मेरा अकेला ऐसा परिवार है जिससे मेरी सच में गहरी दोस्ती है। मां पूरी तरह सख्त हो गई, जैसे आखिरी ताकत भी खत्म हो गई हो। मेरा छोटा भाई उन्हें नजरअंदाज करते हुए दीवार के साथ बालकनी की तरफ चला गया और मुझे एक उल्टा सीधा मन लगा के मुस्कुराया। आखिरकार उसकी मर्जी चल गई। तुम आ ही गए हो तो इस बार मुझे कुछ खाना तो दो। अब से मैं तुम्हारा पप्पी बन जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा चबाने दो। जो मुझको काटे, बड़े भैया कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। उसे उस निगाह से देखकर मुझे बस तुम्हारे लिए दया आती है। पापा ने तुमसे बात की, पता है? पहले मेरी गलती थी। अब से हम दोनों अच्छे से साथ रहेंगे। तू मेरी बात जरूर सुनेगा, बस तू ही मुझे समझता है। दिल पे मत ले भाई, बस मुझे कुछ खाने को दे दे। यह सुनते ही मां जो जमीन पर पड़ी थी अचानक रोना बंद कर गई। उसने सिर उठाया और सीधे मेरे छोटे भाई को घूरने लगी। उसकी आंखों में आखिरी चमक भी खत्म हो गई। उसकी जगह एक तरह का जंगली जज्बा ले लिया था। अब वह इंसान जैसे नहीं रही थी। तुम कभी प्यार के काबिल नहीं थे, उसने कहा। मैं वहीं जम सा गया। छोटू, अब खुद को परिवार मत समझना। जैसे ही वो रेलिंग पर चढ़ा, मां के चेहरे पर थोड़ा सुकून सा उभर आया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आधे महीने बाद बारिश रुक गई। लंबे वक्त से छुपा सूरज बादलों के बीच से निकलकर घायल शहर पर चमकने लगा। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने आसमान भर दिया। रेस्क्यू टीम आ गई थी। मैंने वो सिक्योरिटी दरवाजा खोला जो 2 महीने से सील था। श्री जाओ, श्री वांग और मिस्किन एक बच्चा लेकर दरवाजे पर खड़े थे। हमारी नजरें मिली और हम मुस्कुराए। बिना बात किए सब समझ गया। 6 महीने बाद बाढ़ का पानी उतर गया और शहर फिर से बन रहा था। अकेले वारिस के तौर पर मैंने उस विला को संभाला जो भीगा हुआ था पर अब ठीक हो चुका था। साथ ही मेरे माता पिता की छोटी बड़ी बीमा राशि भी मिली। मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर लिया और उसका नाम यूशेंग रखा। विला की लॉन पर बैठकर फ्रिस्बी फेंक रहा था। यूशेंग खुशी खुशी उसका पीछा कर रहा था। धूप मेरी त्वचा पर गर्माहट दे रही थी। न ठंड थी न भूख कोई।